हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स। इसका मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या विशेषता है। तो वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी फीचर्स है, तो हाफ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो पार्ट 1 होने वाला है और हाफ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप यूपीएससी, डब्ल्यूबीसीएससी, एसएससी, सीजीएल या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर होता है कॉम्प्रिहेंसिव, इलेबोरेट, डिटेल एंड लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्प्रिहेंसिव है, इलेबोरेट है, डिटेल्ड है, सब जो डिटेल से डिटेल चीज है उस पर लिखी गई है, और लॉन्गेस्ट है, मतलब दुनिया में सबसे बड़ा लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन है। 1949 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू करा गया था, इनकॉर्पोरेटेड किया गया था, तो उस पे एक प्रीएम्बल था। 395 आर्टिकल्स थे जो 22 पार्ट्स पे डिवाइडेड थे और 8 शेड्यूल्स थे। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस पे एक प्रीएम्बल है। कुछ वर्ड्स प्रीएम्बल में इमरजेंसी के दौरान जोड़े गए थे। 25 पार्ट्स है, क्योंकि देखिए आर्टिकल्स ये इंक्रीज होके हो गया 448, तो ये पार्ट्स भी इंक्रीज होके हो गया 25 पार्ट्स। और ये 8 शेड्यूल्स के जगह ये हो गए हैं इंक्रीज होके 12 शेड्यूल्स। नेक्स्ट जो फीचर है वो है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम है, यानी कि जो पावर है वो क्या है, डिवाइडेड है। जैसे कि 2 गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट है और एक क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो पावर्स है वो स्टेट और सेंट्रल के अंदर क्या है, डिवाइडेड है। उसके बाद आता है बाई कैमरलिज्म एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। तो बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो 2 हाउसेस में डिवाइडेड है, 2 हाउसेस में डिवाइड है। एक है लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, और दूसरा है अपर हाउस यानी कि राज्यसभा। और क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। जो जुडिशियरी है वो किसी के दबाव में काम नहीं करता, वो इंडिपेंडेंटली अपना जजमेंट देता है, इसलिए हम उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। तो ये क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल्स है। अब यूनिटरी फीचर मतलब जो केंद्रित जो विशेषता है उसका कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो भारत देश है उस पे एक ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू किए गए हैं। ऐसा नहीं कि आप वेस्ट बंगाल पे बैठे हैं आपके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन, और राजस्थान में कोई बैठा है उसके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो सबके लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू है। सिंगल सिटीजनशिप, तो मान लीजिए कि कोई मध्य प्रदेश में बैठा है, उसके लिए मध्य प्रदेश का सिटीजनशिप, और कोई मान लीजिए तमिलनाडु में बैठा है उसके लिए तमिलनाडु का सिटीजनशिप। तो ऐसा नहीं है, हमारा जो पूरा इंडिया है, पूरा इंडिया का इंडियन सिटीजनशिप हम पे लागू किया गया है। आप अगर यूएसए में जाएंगे तो यूएसए के अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग सिटीजनशिप आपको मिलेगा, और पूरा यूएसए का अलग सिटीजनशिप, मतलब वहां पे डुअल सिटीजनशिप लागू है, लेकिन हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप लागू है। उसके बाद क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज। उसके बाद इमरजेंसी, जो सेंट्रल हमेशा कंडक्ट मतलब लागू कर सकती है इमरजेंसी, और इमरजेंसी कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स की इमरजेंसी है। उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। तो हर स्टेट के जो गवर्नर है उसका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं। और स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंट्रल के पास जो पावर्स है वो बहुत ही मतलब मजबूत है, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जो जुडिशरी है हमारा देश का वो इंटीग्रेटेड है, जैसे कि लोअर कोर्ट्स, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। तो ये है कुछ यूनिटरी फीचर्स। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फीचर है रिजिड दो फ्लेक्सिबल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, उसके साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, तो कुछ प्रोविजन बहुत ही रिजिड है जिसको अमेंडमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, और कुछ प्रोविजन बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो पहले मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ अमेंडमेंट का प्रोसेस, तब आपको ये रिजिड दो फ्लेक्सिबल का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जैसे आर्टिकल 368 के अंदर जो टाइप्स ऑफ प्रोविजन है वो 2 तरह से अमेंडमेंट किए जाते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है, बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या है, स्पेशल मेजोरिटी है
स्पेशल मेजोरिटी का दो कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, मान लीजिए, वेट अ सेकेंड, मान लीजिए कि 450 लोग कोई भी सेशन में प्रेजेंट है, लोकसभा के मेंबर। ठीक है, तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 300। तो 300 से ज्यादा लोग अगर अमेंडमेंट के तरफ होंगे कि बोलेंगे कि हाँ अमेंडमेंट होना चाहिए, तो 301 लोग अगर बोलेंगे कि हाँ ये अमेंडमेंट होना चाहिए, तो अमेंडमेंट पास हो जाएगा उस सभा में। और अगर 301 से ज्यादा लोग या 301 लोग बोलें कि नहीं ये अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो अमेंडमेंट खारिज हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे नहीं रुकता, और एक कंडीशन है कि मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप्स ऑफ ईच हाउस। तो मान लीजिए कि लोकसभा में अगर ये पास हो रहा है, तो लोकसभा का जो मेजोरिटी मेंबर्स है, तो मेजोरिटी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, 50% से ज्यादा अगर लोग हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मेजोरिटी, है ना। तो 50% से ज्यादा, मान लीजिए कि 543 मेंबर्स है टोटल लोकसभा के, तो उसका 50% से ज्यादा, तो अराउंड मान लीजिए कि 250, तो 251 लोग अगर बोले, ठीक है, तो 251 अगर बोले कि हाँ ये अमेंडमेंट पॉसिबल है, तो वो अमेंडमेंट पास हो जाएगा। बोले अगर नहीं पॉसिबल नहीं है तो नहीं पास होगा। तो देखिए ये दोनों कंडीशन फॉलो होने चाहिए। मान लीजिए ये 251 तो बोले कि हाँ सही है, लेकिन वहां पे प्रेजेंट है 450 लोग, तो 301 उससे ज्यादा हो गया, 251 से 301 ज्यादा हो गया, तो तभी वो थ्री ये नंबर हम कंसिडर में करेंगे। ठीक है, 251 को हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, तभी हम लोग 301 को कंसिडर करेंगे। मतलब इन दोनों कंडीशन में जो कंडीशन में नंबर ज्यादा आएंगे, हम लोग वही कंडीशन को हम लोग कंसिडर करें, क्योंकि हम लोग को दोनों कंडीशन को फॉलो करना है। अब मान लीजिए कोई सेशन में 450 नहीं आके 150 लोग आए, ठीक है, 150 लोग आए, ओके। 150 का 2/3 कितना होता है, 150 का 2/3 होता है 100। तो 101 अगर बोले कि हाँ अमेंडमेंट पॉसिबल है, तो अमेंडमेंट तो होना चाहिए, लेकिन हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप कितना है, 251, तो तभी हम लोग 101 को कंसिडर नहीं करेंगे, 251 को कंसिडर करेंगे। तो 251 लोग अगर हो, तो ये 251 क्या है, ये है बेसिक नंबर। तो 251 या उससे ज्यादा लोग अगर बोले अमेंडमेंट की तरफ पॉजिटिव बोले, तो अमेंडमेंट होगा। और वो अगर बोले कि नहीं अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, तो अमेंडमेंट नहीं होगा। ये सिंपल चीज। दूसरा है बाई स्पेशल मेजोरिटी एंड of the total membership by special majority of the parliament with ratification half of the total states। अच्छा देखिए, अगर ये मान लीजिए कोई स्टेट लेवल का कंसर्न है, मान लीजिए कोई स्टेट दूसरे कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, या कोई स्टेट में इलेक्शन के दौरान कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, तो तभी स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट ये तो होगा ही। और एक डिफिकल्टी क्या आएगी, रेटिफिकेशन हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। जितने सारे स्टेट्स है, हाफ से ज्यादा स्टेट्स की रेटिफिकेशन मंजूरी जरूरत होगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि लोकसभा ने इनिशिएशन लिया है, तो लोकसभा में अगर कोई अमेंडमेंट पास हो गया, तो उसके बाद फिर जाएगा वो राज्यसभा में, राज्यसभा में पास होने के बाद वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने जब उसमें साइन कर दिया, तब वो अमेंडमेंट हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो एक्ट हिसाब से लागू हो जाएगा। ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट है ये प्रोसेस। ठीक है, अगर एक ने भी बोला कि नहीं हम नहीं इसको मानते, तो वो पूरा काम खराब हो जाएगा। तो रिजिड दो फ्लेक्सिबल, तो ये आ गया रिजिड पोर्शन। अब फ्लेक्सिबल देख लेते हैं। देखिए, सम प्रोविजन अमेंडमेंट विच डू नॉट कम अंडर आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 के अंदर जो जो प्रोविजन नहीं आता, वो कैसे अमेंड किए जा सकते हैं, वो बाय सिंपल मेजोरिटी से ही अमेंड किए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सिंपल मेजोरिटी मतलब 50% ऑफ द 50% ऑफ टोटल नंबर। ठीक है, वही है सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी से वो प्रोसेस किए जा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस।
ठीक है। तो 50% से ज्यादा लोग अगर बोले कि हाँ ये अमेंडमेंट होना चाहिए तो अमेंडमेंट होगा। अगर 50% से ज्यादा लोग बोले कि नहीं अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। मतलब हम लोग का जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट से हमारे देश को रूल करता है। तो इंडियन पार्लियामेंट में कौन रूल करता है? जो मेजोरिटी पार्टी, जो जो जीत के आई गई पार्टी है वो रूल करती है। जो इलेक्शंस में जीती गई पार्टी है वो रूल करती है। और पार्लियामेंट के दो मेन एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और एक होता है रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं प्रेसिडेंट, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट। स्टेट में देखिए एस कैपिटल है। एस कैपिटल जब होगा तभी ये STAT स्टेट मतलब ये नेशन को डिफाइन करेगा। ठीक है, मतलब इंडिया को डिफाइन करेगा ये। और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट हमारे। तो जो हमारा जो पार्लियामेंट है ये एक लेजिस्लेचर के तरह हमें सर्व करता है। क्योंकि लेजिस्लेचर क्यों का मतलब क्या है? लेजिस्लेचर का मतलब है अ ग्रुप विच रन्स एन इंस्टीट्यूशन लीगली। ठीक है, तो ये लीगली मतलब क्या? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ में हमारे देश में ये काम करता है। और जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर्स है वो एग्जीक्यूटिव की तरह हमारे देश में काम करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में काम करते हैं। तो ये मान लीजिए पार्लियामेंट में कोई भी चीज पास होता है, पार्लियामेंट में कोई भी डिसीजन होता है, तो वो डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिवली हर एक एग्जीक्यूटिव की होती है। ऐसा नहीं कि वो बस रियल एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है, प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है। वो कलेक्टिवली हर एक की, ईच एंड इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव की, हर एक मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लीडरशिप का पार्लियामेंट में किसका चलता है? प्राइम मिनिस्टर का चलता है स्टेट के लिए। चीफ मिनिस्टर फॉर स्टेट मतलब जो भी डिफरेंट स्टेट्स है उसके लिए। देखिए यहाँ पे स्टेट में एस कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल में है। अच्छा, पार्लियामेंट के कितने हाउसेस है? पहले ही मैंने बताया पार्लियामेंट के 2 हाउसेस है। 2 हाउस में पार्लियामेंट है। एक है अपर हाउस यानी कि राज्यसभा और एक है लोअर हाउस यानी कि लोकसभा। अपर हाउस को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसके चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिए, प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका टोटल स्ट्रेंथ मतलब टोटल कितने मेंबर्स है? 250 मेंबर्स है। और इसका टर्म है परमानेंट, मतलब इसको कोई तोड़ नहीं सकता, ये परमानेंट बॉडी है। ठीक है, और ये परमानेंट बॉडी क्यों है? क्योंकि इसका रिकमेंडेशन कहां से आता है? प्रेसिडेंट की तरफ से आता है। नेक्स्ट हो रहा है हाउस ऑफ स्टेट, जिसको लोकसभा कहते हैं, जिसके हेड कौन है? स्पीकर है। और इसका स्ट्रेंथ कितना है? इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 550। ये कहाँ पे लिखा गया है? आर्टिकल 81 पे लिखा गया है। लेकिन ये 550 जो है, 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। अभी 543 सीट्स के लिए इलेक्शन होते हैं, जहां पे 530 जो स्टेट्स के लिए एलोकेट होते हैं और 13 यूनियन टेरिटोरीज के लिए एलोकेट होते हैं। ये लोकसभा का मैक्सिमम टेन्योर है 5 इयर्स, मतलब हर 5 साल के बाद लोकसभा के जो मेंबर्स वो री इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करेंगे, मतलब फिर से इलेक्शन होगा। आज मान लीजिए कि असेंबली इलेक्शन हो रहा है, उसका रिजल्ट आया, तो 5 साल बाद फिर से असेंबली इलेक्शन होगा, उसका रिजल्ट आएगा, लोकसभा का फॉर्मेशन फिर से होगा। अच्छा, लोकसभा का डिसोल्यूशन का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के पास है। इसका मतलब क्या? लोकसभा का डिसोल्यूशन तो लोकसभा खुद नहीं कर सकता, किसके हाथों में है? प्रेसिडेंट के हाथों में है। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़िए और आप याद रखने की कोशिश कीजिए। फंडामेंटल राइट्स, तो हम इंडियन सिटीजन्स को 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो 6 फंडामेंटल राइट्स में पहला राइट क्या है? राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी क्यों दिया गया? राइट टू इक्वलिटी दिया गया है कि हमें
मतलब हम इंडियन सिटीजन्स को कोई भी कास्ट के तौर पे, कोई भी रेस के तौर पे, ठीक है, या हमारे प्लेस ऑफ बर्थ, हमारे रिलीजियन के हिसाब से हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस करना ना पड़े, ठीक है, हम लोग को इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल हम लोग को पे मिले सभी को, ठीक है, तो इसके लिए राइट टू इक्वलिटी दिया गया है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्यों दिया गया है? हमें जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, ठीक है, हम सभी जगह मान लीजिए फ्रीली असेंबल कर पाए, हम अपना जो थॉट्स है वो इजीली फ्रीली एक्सप्लेन कर पाए दूसरे को, तो इसीलिए हमें राइट टू फ्रीडम दिया गया है। हमें कोई बिना कोई कारण कोई अरेस्ट ना कर पाए, इसलिए हमें राइट टू फ्रीडम दिया गया है। अच्छा, राइट टू इक्वलिटी लिखा है आर्टिकल 14 से 18 में, राइट टू फ्रीडम लिखा है आर्टिकल 19 से 22 में। उसके बाद आता है राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन क्यों दिया गया है? देखिए, हमारे मतलब जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, चाइल्ड लेबर, ये सारी चीजें हमारे देश में ना हो, इसीलिए हमें हर सिटीजन्स को राइट दिया गया है एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ हमें आवाज उठाने की। तो ये कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल 23 से 24 में लिखा गया है। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। हम सब इंडियन सिटीजन्स को हमारे रिलीजियन चूज करने के लिए, हमारी रिलीजियन प्रैक्टिस करने के लिए राइट दिया गया है। ये हो किसमें लिखा है? आर्टिकल 25 से 28 के अंदर। उसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो जो भी हमारा कल्चरल इवेंट्स है, हमारा जो बेसिक एजुकेशन है, उस पर हमें फ्रीडम दिया गया है, तो वो लिखा गया आर्टिकल 29 से 30 के बीच में। उसके बाद आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब मान लीजिए किसी को ये सारी राइट्स ये सारे राइट्स प्रैक्टिस करने नहीं दी जा रही है, या मान लीजिए किसी को कोई लीगल एड की जरूरत है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं और हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हम क्या डिमांड कर सकते हैं कोर्ट से, तो उसका राइट भी हमें दिया गया है। ये आर्टिकल 32 पे लिखा गया है। तो ये आर्टिकल का नंबरिंग देखिए सिक्वेंशियली है, ओनली आर्टिकल 31 मिसिंग है। तो आर्टिकल 31 क्या था? आर्टिकल 31 पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि एक फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता था, लेकिन अभी उसको फंडामेंटल राइट से हटा के उसको लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो वो अभी फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता। तो जब हमारे देश पे इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, या हुई थी या होगी कभी, तो ये आर्टिकल 20 एंड 21 के अलावा जो बाकी सारे राइट्स है उसको क्या कर सकते हैं? हमारा जो गवर्नमेंट है वो खारिज कर देते हैं, तभी वो आर्टिकल, ये सारी राइट्स तभी लागू नहीं होती, तभी सस्पेंड हो जाती है। और ये फंडामेंटल राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करते हैं? कुछ रिट्स प्रोटेक्ट करते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स अगर आप नहीं एंजॉय कर सकते, तो आप कोर्ट में ये रिट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। ये रिट्स क्या क्या है? हेबियस कॉर्पस, मैंडामोस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरी एंड क्यू वारंटो। अभी आप बस इसके नाम याद कर ले, हम इस रिट्स के एक अलग वीडियो बनाएंगे, उस पर ये रिट्स को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और उसके बाद का फीचर है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये दोनों एक ही स्लाइड में मैंने लिखा है, देखिए क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो दोनों फीचर्स है, ये दोनों फीचर एक आइडियल डेमोक्रेसी में जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए प्रोवाइड किया गया है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि इसको अगर आप ना माने तो आपके ऊपर कोई मतलब लीगल प्रोसीजर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको मानना चाहिए। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बोलता है कि आपको मानना चाहिए टू प्रोसीड इन अ फ्री नेशन विच एंजॉयज फ्रीडम, ठीक है। तो ये 3 तरह की है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ लिखी गई है? पार्ट 4 पे लिखी गई है। क्या क्या है? 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल: सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल प्रिंसिपल। देखिए जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो खुद ही एक
अपने में एक वास्ट टॉपिक है। तो अगर मैं ये यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँ तो वीडियो लॉन्ग होगा। मैं ये हर एक चीज़ अलग-अलग वीडियो में डिस्कस करूँगी, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट जो है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? ये कब रिकमेंड किया गया था? ये रिकमेंड किया गया था इंटरनल इमरजेंसी के टाइम में। श्रीमती इंदिरा गांधी का जब गवर्नमेंट था सेंटर में, तभी इमरजेंसी जब डिक्लेयर हुई थी हमारी 1975 टू 77 इमरजेंसी चली थी, तो तभी ये किया गया था, ये डिक्लेयर किया, मतलब रिकमेंड किया गया था। किसने किया था? ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था। और ये इनकॉर्पोरेटेड मतलब लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 1976 में बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आप इसको याद कर लीजिए। और ये कहाँ पे मेंशन है? फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन है पार्ट 4A में, आर्टिकल 51A में, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। फंडामेंटल ड्यूटीज कितना सारे हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है, ठीक है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, जहां पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज पहले थी और 11th फंडामेंटल ड्यूटीज को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 11th फंडामेंटल ड्यूटी को क्या किया गया है? ऐड किया गया है। तो जैसे कि मैंने बोला कि नो प्रोविजन फॉर डायरेक्ट एनफोर्समेंट एंड नो प्रोविजन सैंक्शन टू प्रिवेंट इट्स वायलेशन। तो डायरेक्ट एनफोर्समेंट का भी, डायरेक्ट इसको हमारे ऊपर लागू करने का भी कोई प्रोविजन नहीं है, और इसको अगर कोई ना माने तो क्या उसके ऊपर सेक्शंस लगेगा, वो भी कोई प्रोविजन में लिखा गया नहीं है। तो चलिए इन शॉर्ट देख लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है। तो टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम, कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री, हमारी देश की जो इंटीग्रिटी है उसे हमें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, हमें हार्मोनी और ब्रदरहुड को जैसे कि प्रमोट करना चाहिए। हमेशा हमें कल्चरल इवेंट जैसे कि साथ में सेलिब्रेट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। टू डिफेंड द कंट्री, हमारे कंट्री को हमेशा डिफेंड करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको हमें प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना चाहिए, जैसे कि फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए। फिर जैसे कि जो भी रिवर्स है, जो भी हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। हालांकि अर्बनाइजेशन के लिए ये बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन इसे हमें कंट्रोल में लाना चाहिए, नहीं तो हमें बाद में प्रॉब्लम होगी। ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। आप देख सकते हैं ये समर्स के टाइम में ये टेम्परेचर कितना हाई हो जाता है, तो ये किसके लिए हुआ है? ये हम डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन के लिए ये बैड इम्पैक्ट पड़ता है मतलब कंट्री में। तो ये हमें कंट्रोल्ड वे में करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अर्बनाइजेशन गलत है, लेकिन ये कंट्रोल्ड वे में हमें सोच समझ के करना चाहिए। टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे हमें सेव गार्ड करना चाहिए, जैसे कि जो कॉलेजेस है, जो रेलवे स्टेशन है, जो भी मान लीजिए बस स्टॉपेजेस है, रोड्स है, उसको हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उसको हमें सेव गार्ड करना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ठीक है। तो बहुत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था तो सारे मतलब पूरे वर्ल्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अच्छे अच्छे जो देशों का कॉन्स्टिट्यूशन है, उन वो सभी को पहले गो थ्रू किया गया था। उसमें से जो भी मतलब अच्छा और जो एप्लीकेबल और जो एक प्रोग्रेसिव नेशन के लिए जरूरी है, उसको हमारा जो उससे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया गया है। और किसने किया है ये क्या काम? मेजरली डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो फर्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट जहां से लिया गया, फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको ब्लूप्रिंट कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इसमें से ही मोस्टली जो भी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वो ली गई हैं। और इसको बीच को मतलब कभी कभी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फेडरल सिस्टम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी पावर कहां से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? लॉ मेकिंग प्रोसेस,
सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, ऑफिस ऑफ कैग, कैग का फुल फॉर्म का है क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, प्रीरोगेटिव, रिट्स, रिट्स जो मैंने डिस्कस किया, पार्लियामेंट्री सिस्टम, बाई कैमरलिज्म जो मैंने डिस्कस किया कि लोअर हाउस अपर हाउस, वो सारी चीजें कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। अच्छा, ब्रिटेन और इंडिया में जो पार्लियामेंट है उसका मेजर डिफरेंस क्या है, ब्रिटेन में ये मोनार्की चलता है, ठीक है, राजा रानी, फिर उसके मतलब सन, फिर उसके बाद की जनरेशन, ये सारे वो हेड में रहती है। लेकिन हमारे जो हेड के हैं, मतलब पार्लियामेंट के जो हेड है लोकसभा के, मतलब जो हम लोग इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो क्या है, वो रियल एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो चुने गए लोग हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको हम लोग रिपब्लिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से क्या लिया गया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, functions of president and vice president, removal of supreme court and high court judges, judicial review, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से ली गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से ली गई है सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो सारी चीज कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिड्यूरी पावर टू सेंटर, ये सारी कनाडा से ली गई है। आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, राज्यसभा के मेंबर्स को जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे, ये मेथड, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज जो भी है वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजन कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स को खारिज कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं, वो मेथड ली गई है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजन। अच्छा, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, जैसे कि जो भी चीजें साथ में पावर में रहती है, मान लीजिए कि हमारे जो स्टेट में स्टेट का भी कुछ पावर चलता है, सेंट्रल का भी कुछ पावर चलता है, ठीक है। कोई भी डिसीजन में अगर स्टेट का भी आपको कंसर्न लेना पड़े, सेंट्रल का भी कंसर्न लेना पड़े, तो ये कौन सी चीजें हैं जिसमें डुअल सिस्टम लागू है, वो सारी लिस्ट हमें ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। और क्या, ट्रेड और कॉमर्स का जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कॉमर्स के प्रोविजंस है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए हैं। और ये कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 108 पे मेंशन है, ठीक है, 108 पे मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, प्रोसीड्योर ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी लिए गई है। तो ये मैंने जैसे कि आपको कहा कि मेजोरिटी जो प्रोसेस है, ठीक है, बाय मेजोरिटी, वो है कि 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट में होने से अमेंडमेंट होगी, तो वो सारी चीजें साउथ अफ्रीका से ली गई है। फ्रांस से लिया गया है रिपब्लिकन सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेटर्निटी, ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी फ्रांस से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर जो यूनाइटेड सोवियत नेशन है, जो मतलब रशिया का जो पहला जो फॉर्म था, मतलब रशिया टूटने के पहले जो फॉर्म थे, उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रीएम्बल, ये सारी चीजें ली गई है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आया आप प्लीज कमेंट करिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह के वीडियोस आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच।